अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा रियाजी और सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त जंग हुई, दोनों जानिब हलाकतें और शहादतें हुई और बादज़ां एक ही मेज़ पर बैठकर मामला तय पा गए। मगर बदकिस्मती देखें कि एक ही मुल्क में मौजूद सूबा और वफाक एक दूसरे से बात करने और मसाइल को हल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सोहेल अफरीदी को लगाने का एक मकसद ये भी बताया गया कि वफाक से कोई ताउन नहीं किया जाएगा और अब महसूस हो रहा है कि ये मज़ामत अमली सूरत इख्तियार कर गई है। नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के मुंतखब होने के बाद से अब तक सूबे की नई काबीना तश्कील नहीं पाई, जिसकी वजह उनकी इमरान खान से मुलाकात ना करवाना है, जिसके लिए उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार कर रखा है। सोहेल अफरीदी के मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें टेलीफोन किया गया, मुबारकबाद दी गई, मगर सोहेल अफरीदी के मुताबिक जब उन्होंने वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया कि उनकी मुलाकात इमरान खान से कराई जाए तो वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि वो पूछ कर बताएंगे। इसके बाद अफगानिस्तान और सिक्योरिटी मामलात के पेश नज़र वफाक ने तमाम वज़राए आला को अहम मीटिंग में बुलाया, जिसमें सोहेल अफरीदी ने शिरकत नहीं की। वहीं 25 अक्टूबर को नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अफगानिस्तान मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन और दीगर लोगों पर मुश्तमिल अमन जिरगा भी बुला रखा है। इसके अलावा वफाक की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो सूबे को दी गई, उनकी हालत दुरुस्त ना होने का इल्ज़ाम लगाकर उनको वफाक वापस भेज दिया गया, जो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सोहेल अफरीदी को सोहेल बुज़दार करार दिया और कहा जानबूझकर ऐसे बचकाना जहनियत वाले को वज़ीर आला बनाया गया, मगर इस सब से ऑपरेशन नहीं रुकेगा। एक तरफ पीटीआई के सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान ये तसादुम शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो वहीं कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई को पोजीशन के 74 अरकान जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मान लिया है। क्या सोहेल अफरीदी वफाक से कतई ताल्लुकी करके सूबे के अमूर चला पाएंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुखालफत वफाक और रियासत को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर सकती है? तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान के बजाय महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने की क्या वजह हो सकती है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। भट्टी साहब, सबसे पहले तो एक खबर आपसे शेयर करना चाहूँगी। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने यह दावा किया है कि पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है और बहुत जल्द कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। आप भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, ये बताइए सबसे पहले कि इन दावों में कितनी हकीकत है? उन्होंने 2-3 बातें की। एक बात तो उन्होंने की कि पंजाब हुकूमत जेलों से निकाल कर लोगों को मार रही है, जो कि बहुत बुरी बात है। हालांकि मैं सीसीडी के बहुत हक में हूँ उन केसों में जिनको मारना चाहिए या जो अदालत में जब जाते हैं या जो आगे जाते हैं तो बड़ा ख़राब होता है सारा मामला। रेप केस हो गए, हरासानी का केस हो गया, डकैती हो गई, और वो लोग जो खामंद के सामने बीवी का रेप करें और फिर उसके बाद किसी अदालत से छूट जाएं, लेकिन जेलों से निकाल कर मारना ये हैरत अंगेज़ बात है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है। तो हमारे दूसरे दोस्त एजाज़ ने पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट तो मरीम नवाज़ की बड़ी तारीफ़ें करती थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप आगे देखिए होता है क्या। तो आगे अभी तक तो कोई ऐसे साइन नहीं आ रहे कि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही कि जिससे पता चले कि पंजाब हुकूमत से कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई नाराज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं साथ साथ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ज़ाहिर है बड़े इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़े इश्यूज़ में घिरा हुआ है। अफ़गान वार है, मईशत है, और इसके अलावा अमेरिका है, इसके अलावा भारत है, इसके अलावा दहशतगर्दी है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक है। तो साथ साथ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई अफोर्ड कर सकता है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई एडवेंचर। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब से खुश नहीं है जी, और एक तरह से वफाकी हुकूमत पंजाब से खुश नहीं है बहुत सारे मामलों में, और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी खुश ना हुई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है मरीम नवाज़ साहबा का। बट फिलहाल आपको ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सोहेल अफरीदी साहब की भी बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दिया जा रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता है, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है पूछ कर बताता हूँ कि मुलाकात होती है या नहीं। राना सनौर साहब भी कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की मुलाकात हो। वो तो कहते हैं कि जी जो जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदार और वकील से मुलाकात करवाई जा सकती है, तो ये कोई कंपल्जन नहीं है। क्यों मुलाकात नहीं हो सकती?
वो भुट्टो दौर में थे फजल इलाही चौधरी साहब सदर, और वो वैसे ही सदर थे जैसे ममनून हुसैन सदर थे, जैसे आसिफ अली जरदारी सदर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का ज़रा एज है कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और सिंध में हुकूमत है। अदरवाइज़ जो इख्तियारात उनके पास हैं वो वैसे ही हैं जो ममनून हुसैन के पास थे, जो रफ़ीक तारड़ के पास थे, जो उस वक्त भुट्टो दौर में फजल इलाही चौधरी के पास थे। तो फजल इलाही चौधरी के पिंड का, गुजरात के करीब उनका पिंड है, तो पिंड का बंदा आया उनसे टेलीफोन कनेक्शन लगवाने के लिए। तो वो उन दिनों टेलीफोन जो था वो बहुत बड़ा एक मार्का होता था कि जो घर टेलीफोन जिसके लग जाता था। तो उसने आके फजल इलाही चौधरी साहब से कहा कि मेरा टेलीफोन लगवा दें। तो फजल इलाही चौधरी साहब सोच में पड़ गए। तो बंदे ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं? उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि कोई टेलीफोन के महकमे में मेरा वाकिफ़ है कि नहीं। उसने कहा सर आप सदर हैं, आप सदर ममलकत हैं, आप फ़ोन करेंगे जिसको वो लगा देगा। तो मैं पहली बात तो ये कि हैरान हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी को कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, मतलब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से ही पूछना चाह रहे होंगे, जाहिर है, और किससे उन्होंने पूछना है। दूसरी बात, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर सियासी है, गैर इंसानी है ये तर्ज अमल, और गैर जमहूरी है कि अगर सोहेल अफरीदी इमरान खान से मिलना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, और उनको अदालत में आना पड़ रहा है, और उनको हल्फ के लिए भी अदालत में जाना पड़ा, और उनको इमरान खान से मिलने के लिए भी अदालत में आना पड़ा। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि वो हमारे साथ तावन नहीं करता। कभी आप उसको बच्चा कहते हैं, कभी आप उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार कहते हैं, कभी उसको आप कहते हैं कि उसकी क्या जुर्रत कि वो हमारी बात ना माने, कभी उस कहते हैं कि जी वो तो ना तजर्बाकार है, सोहेल बुजदार है। तो ये सारी जो चीज़ें नफ़रतें हैं ये कितनी फैलाएंगे आप क्या हर्ज है कि आप गुड जेस्चर में, गुड फेथ में, जब वो वज़ीर आला बने थे तो उनको मिलने देते, वो मिल लेते, तो ये मेरा ख्याल है उनका तर्ज अमल बेहतर होता। और उन्होंने पंजाब हुकूमत को तहरीरी तौर पर लिखा, वफाक को लिखा, शहबाज शरीफ साहब को खुद दरख्वास्त की। तो इसके बावजूद अभी कोई इतलात आ रही थी जब मैं आ रहा था तो कि शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि पता नहीं किसको हिदायत की है कि उन्हें मिलने दिया जाए, लेकिन ये काबिल मुज़म्मत है और शर्मनाक है ये वफाक का ये सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ। बिल्कुल, अभी जिस तरह के ड्रामेबाज का मकल, ब्लैकमेलर जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और फिर वो रिएक्शन भी वहाँ से आ रहा है। अब सोहेल अफरीदी साहब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बुलाए गए इजलास में नहीं गए, और काबीना भी अभी नहीं बनी। उन्होंने कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं डिस्कस नहीं करूँगा तो नहीं बनेगी, और उन्होंने मुज़म्मिल असलम को इजलास में भेज दिया। फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाला जो एक मुअम्मा है, जो एक मसला हो गया है कि जो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने कहा कि बहुत खटारा थी, वापस कर दी। आज मोहसिन नकवी साहब ने एक्स पर पोस्ट किया कि जी वो गाड़ियां हमने बलूचिस्तान भेज दी हैं। फिर ये किस तरह से ये फेडरेशन और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात चलेंगे? पहली बात तो ये कि जैसे आपने अभी कहा कि मुजम्मल को भेजा उन्होंने और अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा इस इजलास में, और उन्होंने कहा, दूसरा एतराज़ उनका ये था कि जो एजेंडा दिया गया था उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उसमें अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में था, और मैंने उनको कहा था कि जब आप दोहा मुज़ाकरात करके आएँ तो हमें भी ब्रीफ़ करें, तो वो भी ब्रीफ़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं नहीं गया। और दूसरा, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो एक निजी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रह चुकी हों, आप अंदाज़ा करें कि 1.25 लाख है फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की, और उसको 3 गाड़ियाँ दी जा रही हैं, और उस पर इतनी बातें सुनाई गई हैं कि तेरी ये जुर्रत कि तू गाड़ियाँ वापस कर दे। अब बलूचिस्तान को दे दी गई हैं। नेशनल एक्शन प्लान में था कि आप सूबों की पुलिस को, सूबों के लॉ एंड ऑर्डर के इदारों को आप ट्रेंड करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको इक्विप्ड करेंगे, यानी उनको असला देंगे, उनको आप इस काबिल बनाएंगे कि वो लड़ सकें। अब मुझे बताइए कि 1.25 लाख बंदे उन 3 बुलेट प्रूफ मोहसिन नकवी साहब की गाड़ियों में बैठकर वो किन किन से लड़ेंगे? और अब बलूचिस्तान को दे दी गई हैं तो बलूचिस्तान में क्या वो तीर मार लेंगी? तो ये एटीट्यूड होता है। आप वफाक में आएँ, कभी इस्लामाबाद में आपका आना हो तो देखिएगा शहबाज शरीफ साहब के साथ कितना प्रोटोकॉल चल रहा होता है, मोहसिन नकवी साहब के साथ कितना प्रोटोकॉल चल रहा होता है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर गए तो उन्होंने अपने स्क्वाड के अलावा 2 और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मांग ली, 20 कमांडोज मांग लिए, और इसी तरह बाकी सारे छोड़ें, नवाज शरीफ साहब के साथ 25-25 गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो आपने अगर सूबों को, 2 सूबे हैं जो आपके इस वक्त जिनको ज़रूरत है आपकी वफाक की हर तरह की, और वो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप उनको गाड़ियाँ नहीं देते, अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होते, अब अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पे उनकी मदद नहीं करते, तो फिर वो कैसे दहशतगर्दों से लड़ेंगे?
फिर वो क्या करेंगे? शाम के बाद 80% बलूचिस्तान और 40% खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लड़ने के लिए उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। और अफगानिस्तान में जो खारजी हैं, जो दहशतगर्द हैं, या जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं, उनके पास अमेरिका का छोड़ा हुआ असला है, उनके पास अमेरिका की गाड़ियाँ हैं, और जो ट्रंप साहब ने मांगा भी था कि हमारा असला वापस करें, तो वो सारा असला वहाँ है। तो उस असले से, उस जदीद असले से आप कैसे लड़ पाएंगे? या ये सूबे की पुलिस फोर्स कैसे लड़ पाएगी, खा वो बलूचिस्तान हो, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो? तो ये मजाक है मोहसिन नकवी साहब का, वफाक का, कि आप 3 गाड़ियाँ दे के फिर उनके साथ फ़ोटो शूट करते हैं, फिर तलाल चौधरी साहब टके टके की बातें सुनाते हैं, फिर पूरा सारा उस पर आग उगलते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कहा कि ये पुरानी गाड़ियाँ वापस ले लें? आपने बलूचिस्तान को दे ली, अब देख लेते हैं वो 3 गाड़ियाँ क्या करती हैं और कितने तीर मारती हैं। तो सर, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सिर्फ इसलिए तब्दील किया गया था क्योंकि वो मुज़ाहमती सियासत नहीं कर रहे थे। सुहेल आफरीदी ISF में रहे, गुज़श्ता साल नवंबर के एहतजाज में भी आगे रहे। क्या उनसे जो इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लगता है कि वो उस पर पूरा उतरेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, या फिर ये भी कुछ दिन माह बाद इनकी भी तब्दीली की खबरें सुनेंगे? सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कुछ प्लस पॉइंट हैं। एक, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर ग्रुप को काबिल कबूल हैं, यानी उनकी किसी ग्रुप के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी ग्रुप के साथ कोई झगड़ा नहीं है। दूसरा, ईमानदार आदमी है, उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। तीसरा, मिडिल क्लास आदमी है, नीचे से ऊपर आया है। चौथा, वो यानी उन चंद लोगों में से हैं जो इमरान खान के लिए, वो उसने सही शेर पढ़ा था कि इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, तो वो इस तरह का है। और 5वीं बात यह है कि उसके पास, लेकिन ये प्लस पॉइंट है, और माइनस पॉइंट क्या है कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। कैसे? कि एक तो वफाक तावन नहीं कर रहा, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी स्पेस नहीं है, तीसरा जो अब उसने काबीना बनानी और जो इमरान खान कहेगा वो काबीना बनाएगा, जाहिर है क्योंकि उसमें पुरानी कैबिनेट है, उसमें नए लोग हैं, उसमें सारे धड़ों के लोग हैं। और फिर दहशतगर्दी बदतरीन शिकार है खैबर पख्तूनख्वा, और फिर उसके बाद अफ़गान पाकिस्तान जंग है, और तकरीबन 2650 किलोमीटर की जो सरहद है। तो करने के लिए उसके पास इतना मार्जिन नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि वो कोई डबल विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलेगा, वो कोई सारों को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। उसका एक ही है, और वो है इमरान खान। और इमरान खान की जो तवक्कुआत हैं, साहब, जिस तरह से अब ये सिक्योरिटी, दाखिला या खारजा अमूर वफाक का सब्जेक्ट है, तो अब सुहेल अफरीदी ने 25 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में अमायदीन का अमन जरगा भी बुलाया हुआ है अफगानिस्तान के मामले पर, कि हम तय करेंगे क्या करना है, हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऐसे मामलात होंगे तो फिर वफाक को चैलेंज किया जाएगा, तो क्या सुहेल अफरीदी वजारत आला पर लंबा अरसा बरकरार रह पाएंगे? फिर मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मसला नहीं रहा कि वजारत आला रखनी है कि नहीं रखनी। अब इससे बात आगे निकल गई है, और अब सूरत हाल इससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वफाक इतना बड़ा कोई कदम उठा सकता है, या इतना बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है, या इतनी ज़्यादा आगे जा सकता है, कोई गवर्नर राज लगा दे या कोई डम्मी किस्म का सेटअप ले आए। हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी कोशिशें की, 90 के 90 लोग खड़े हुए थे, 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक स्पीकर का वोट था और एक बाहर गया हुआ था, बाकी 90 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े थे, सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े थे। तो अब सूरत हाल ये है कि जब आप सुहेल अफरीदी को दोहा मुज़ाकरात पे ब्रीफ नहीं करेंगे और स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में नहीं लेंगे, जब वफाक सुहेल अफरीदी को साथ नहीं बिठाएगा, हम जो कल तक हम नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक थे, हम सानिया APS पे मुत्तहद थे, तो आज हम क्यों नहीं हो सकते? तो जब तक आप उसको साथ नहीं बिठाएंगे, उसको बात नहीं समझाएंगे, जब तक उसे उसके लिए रिलीफ नहीं देंगे कि वो जब चाहे इमरान खान से मिल सके, जब तक आप उसकी छोटी छोटी बातें नहीं मानेंगे, तो वो रिएक्ट करेगा। और जो ये रिएक्शन है, ये मत जानिए कि अगर आप सुहेल अफरीदी को हटाकर आप कोई जंग जीत जाएंगे। ये जंग इक़्तिदार की नहीं है, ये दहशतगर्दी की जंग है। और दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान की जंग है, और यानी हमारी जंग है, आने वाली नस्लों की जंग है। तो इसमें अगर आपने काबू पाना है इस पर, तो आपको सुहेल अफरीदी को साथ बिठाना पड़ेगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बार बार बुलाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। दोनों का मकसद एक है। सुहेल अफरीदी ने कब कहा है? अभी तक कोई उसका काबिल एतराज़ कोई बयान मुझे बता दें जिसमें उसने थ्रेट किया हो,
या कब कहा है कि हम बिल्कुल दोनों नहीं पार्टी मानते। सूबे में अमन की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इशू बेसिकली क्या है। इशू बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुज़ाकरात चाहती थी, वो बातचीत से मामला हल करना चाहती थी। ये चाहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन सर आपने भी तो कल ये बात की है कि अफगान तालिबान लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे और ऑपरेशन होना चाहिए, तो इनके खिलाफ तो ये बात आखिर पीटीआई क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि तालिबान से मुज़ाकरात का तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि वो हर बार मुआहिदा तोड़ते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। मेरी ज़ाती राय तो बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि अल्लाह ना करे कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई लंबा चौड़ा ये जो दोहा एग्रीमेंट है ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि दाश भी है वहाँ, अलकायदा भी है वहाँ, और भारत है पीछे, आगे अफ़गानिस्तान है, आगे खारजी हैं, दहशतगर्द हैं, फिर इसके अलावा जो इतनी बड़ी सरहद है, फिर इसके अलावा जो अफ़गान हुकूमत में लोग हैं वो बड़े ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और मुझे याद आ रहा है मुल्ला उमर जो इनका अमीर है, ये जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला यकूब, इनके वालिद मुल्ला उमर और इनके साबिक़ अमीर, वो कहते थे कि पाकिस्तान के का एक खून का कतरा अफ़गानिस्तान का खून का कतरा है, और पाकिस्तान पर हमला अफ़गानिस्तान पर हमला होगा, तसव्वुर किया जाएगा। तो लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने मक्का मदीना के एग्रीमेंट तोड़े, और ये शुरू से आप देख लें, पहले दिन से देख लें, अफ़गानिस्तान हमेशा हमारे ख़िलाफ़ रहा है। और मुझे हैरत होती है कि क्यों खिलाफ है, हालांकि हमने तो इनके लिए अपना सब कुछ तबाह कर लिया। वो जॉन एलिया कहते हैं मैं भी बड़ा अजीब हूँ, पता नहीं एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, मैं भी बड़ा अजीब हूँ, बहुत अजीब हूँ, ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और हमने तो इनके लिए नारा मारा कि मजबूत अफ़गानिस्तान मजबूत पाकिस्तान, हालांकि ये नारा गलत था। लेकिन सूरत हाल क्या है कि अगर आपका एक सूबा और सूबे में जो जमात है वो पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी जमात है, अगर वो जमात और वो सूबा कह रहा है कि भाईजान साड़ी भी सुन लो, साढ़े को भी एक आइडिया है, तो क्या हरज है कि इस पे अगर 100 मीटिंग्स हो जाएं, क्या हरज है कि 100 मीटिंग्स के बाद 100 मरतबा भेजा जाए सोहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने के लिए? क्या हरज है? क्या हरज है कि आप उनको साथ मिला लें? आप स्टेक होल्डर्स के बगैर कैसे जीत सकते हैं ये जंग, जो कि सारों की जंग है? कौन चाहता है कि फौज के जवान शहीद हों? कौन चाहता है कि सिविलियन शहीद हों? ईगो से निकलकर ये बाहर आकर उस जिद से निकलकर वो ये करे तो शायद इस आवाम के लिए, सूबे के लिए सोचे तो फिर पॉसिबल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। भट्टी साहब, जुनेद अकबर ने कल एक प्रोग्राम में बोला है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और अब दोबारा एहतजाज और मार्च की जानिब जाना होगा। एहतजाज और मार्च तो पहले भी हो चुके हैं पीटीआई ग्राउंड पर, तो कोई हमने देखा कि कोई दबाव नहीं डाल सकी, और वफाकी और पंजाब हुकूमत मुसलसल सुकून से चल रही है, उन्हें कोई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि एहतजाज वालों से बड़ी सख्ती से निपटा जा रहा है। क्या पीटीआई के पास असेंबलियों में रहकर कोई ऑप्शन नहीं बचा? नहीं बचा है। आप देखिए, आपके पास हिकमत अमली होती है। सियासत क्या है सर? सियासत है बंद दरवाजे खोलने का नाम। और बेहतरीन हिकमत अमली सम टाइम ये भी होती है कि अगर आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हालात के मुताबिक हो जाएं, या आप अगर हालात आपके आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो थोड़ी देर सब्र कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी एहतजाजी मूड में है या किसी मार्च के मूड में है। हाँ, ये उनकी बात ठीक है कि उनको दीवार से लगा दिया गया, ये उनकी बात ठीक है कि उनको इस वक्त उनके पास सियासी स्पेस नहीं है जो होनी चाहिए थी। और जब 9 मई के केसों के फैसले हो गए हैं, 9 मई के मुलजमों को सज़ाएं मिल रही हैं, ट्रायल जैसे हुए, सज़ाएं जैसी हुई, उनको एक तरफ रखिए, तो फिर इसका मतलब है कि अब जो कुछ उन्होंने किया तो उसकी सज़ा मिल गई, तो अब उनको इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए उनको बल्ला वापस करें, और ताकि नून लीग पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप ना करे, और इस निज़ाम को भी चाहिए उनको सियासी स्पेस दें और इत्माद करें उन पर। लेकिन वहाँ जुनेद अकबर साहब हार्ड लाइनर हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो अपनी जमात को इकट्ठा करें, अपनी तंजीम साजी पर फोकस करें, और नीचे से ऊपर सब तक अपनी तंजीम को फोकस करके
फिर आगे बढ़ें और आगे ये सारा कुछ करें और असम्बलियों में रहें। मैं तो इसके भी हक में नहीं था कि जो उन्होंने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए ये बिल्कुल नहीं देने चाहिए सिस्टम थे। के अंदर रहे। सर, बातचीत की हवाले से भी कुछ इतलात ये भी आई हैं कि इमरान खान साहब ने किसी भी रहनुमा को बातचीत करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात करनी है तो मुझसे नकी साहब को मेरे पास भेजें। क्या ऐसे बात शुरू होगी? जी, अब तो अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद अब बातचीत तो बंद है, मुज़ाकरात बंद है, बैकडोर हर चीज़ बंद है। अब अगर आपने एतमाद में लेना है तो जाहिर है आप इमरान खान के पास जाएंगे, बैरिस्टर गौर से बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त दोनों तरफ से कोई बातचीत के मूड में है। इस वक्त सिर्फ एक ही करना चाहिए कि थोड़े से तल्लुकात बेहतर कर लें, थोड़ा एक एक कदम पीछे हो जाएं। कोई बात नहीं है, बहुत हो गया, जो होना था हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और मुल्क का सोचें। बातचीत और मुज़ाकरात इस वक्त ना, हुकूमत तो बहुत हवाओं में है और हुकूमत तो कह रही है कि चीन से अमेरिका तक, ईरान से सऊदी अरब तक, यूएई से कतर तक और खैबर से कराची तक हमने झंडे गाड़ दिए हैं। तो अब हुकूमत का इम्तिहान है कि वो क्या करती है। और सर, हुकूमत तो सर एहतजाज करने वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर रही है बल्कि इंतशार करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन भी हो रहा है। हमने देखा है किस तरह से टीएलपी के साथ हुकूमत ने न सिर्फ सड़कों पर सख्ती से निपटा है बल्कि पार्टी पर पाबंदी और साद रिजवी के असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। आपको लगता है अगला नंबर पीटीआई का भी हो सकता है अगर वो दोबारा सड़कों पर आती है, एहतजाज करती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक अकेले इमरान खान पर, साद रिजवी पर मेरा ख्याल है अगले 4 साल भी लग जाएं तो इतने मुकदमे नहीं होंगे। और तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मवाजना नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने इमरान खान पर अकेले इमरान खान पर मुकदमे इतनी पूरी सियासी तारीख में कभी भी नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी दोनों, और बल्कि इनके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के सारे बड़ों को शामिल कर लें तो इतने मुकदमे किसी पे नहीं हो सकते। और जिस तरह की जेल इमरान खान काट रहा है उस तरह की इन्होंने वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इस तरह की जेल हो सकती है। वो एक बंदा है, उसने पता नहीं हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि इमरान खान को जो जेल में कैदी है अडयाला जेल में, कि इमरान खान को जो जेल में सहूलतें मुझे भी दी जाएं। तो मैंने उस पर कहा कि हाँ बिल्कुल दी जाएं उसको भी, और साथ साथ इमरान खान के आधे केस भी उसे दे दिए जाएं ताकि वो उस मज़ा तो ले ना, पूरा चखे, और साथ साथ वो 9 मई में भी खुद को कहे कि भाई हाँ मैं भी उसमें शामिल था, तो फिर मज़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि, जहाँ तक टीएलपी का तल्लक आप कह रही हैं, टीएलपी मैं इस हक में हूँ कि सानिया मुरीद के जो भी हुआ बहुत अफवाहें हैं, बहुत अजीब व गरीब ख़बरें हैं, सबूत कोई नहीं है। लेकिन ये है कि उस पर आला तहकीकाती जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और हर रोज़ जो ये बताया जाता है कि साद रिजवी और अनस रिजवी और बाकी कश्मीर में हैं, फलां हैं, ट्रैक हमने ट्रेस कर लिया है, बस पहुंचने वाले हैं, उनको भी आना चाहिए मंजर आम पर। और जो है कि जो उनके मसाजिद, उनके मदरसे, उनके अकाउंट्स, उनके जो अकाउंट्स में पैसे, उसका भी ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे ये ना लगे कि कोई इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं कभी भी टीएलपी की सियासत का हामी नहीं रहा कि आप, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों मार्च करना चाहते थे, क्यों इतने 5-10 हज़ार लोग ले जाकर अमेरिकन एम्बेसी के आगे क्या करना चाहते थे, और इनका मकसद क्या था। जब गज़ा में अमन मुआहदा हो रहा था तो ये क्यों निकल रहे थे। और फिर इस पर भी मुझे कोई समझ नहीं आई कि इनको क्यों बातचीत से नहीं वापस ये चले गए। तो अजीबो गरीब चीज़ें हैं बहरहाल, लेकिन दोनों का मवाजना नहीं बनता, ना टीएलपी का ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ये एक मजहबी तंजीम थी, और इसकी आप असम्बलियों में देख लें, इस सिस्टम में देख लें, उससे पहले देख लें कितनी नुमाइंदगी थी। बिल्कुल ठीक। सर, इस वक्त हुकूमत तो सफारती महाज पर कामयाबियों को बयान करके हर चीज़ से ही बरीउल जमा हो चुकी है ना। हालांकि आज रिपोर्ट आई है कि तजारती खसारा रवा माली साल की पहली सरमाही में 34.54% इजाफे के साथ 3.93 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये इजाफा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक को बरामदात में कमी के बायस हुआ है। आप क्या समझते हैं कि माशी लिहाज से हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे, क्यों हम उस तरह की अच्छी माशी पॉलिसीज नहीं दे पा रहे, जबकि खारजा अमूर पर तो वाह हो ही रही है हमारी? देखें, किसी मुल्क की मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है कि आपके हुकूमती अखराजात कम हों। 2008 में हुकूमती अखराजात थे तकरीबन 2000 अरब, और अब कितने हैं? 19,000 अरब।
तो और 900 गुना ज़्यादा टैक्स आज हम दे रहे हैं 2002 या 2002 और 2008 के दरमियान से अब तक। तो टैक्स ज़्यादा है, खर्चे उससे ज़्यादा हैं। एक, अखराजात कम करें। दूसरे, आप जो आपके खसारा ज़दा इदारे हैं उनसे जान छुड़ाएं। जो आपके 200 सरकारी इदारे हैं वो खसारे में हैं। तीसरा, आप चोरी रोकें, लूटमार रोकें, करप्शन रोकें, हड़पशन रोकें। चौथा, आप जो साइज़ कम करें अपने ये जो ब्यूरोक्रेसी का और बाकी चीज़ों का। और पांचवा जो है कि आप जो कर्ज़े ले रहे हैं, और इससे सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम है वो निजी बिजली घर डाके हैं, जिसमें आपको खामखा पैसे देने पड़ रहे हैं। और कभी आपका 2000 अरब था कर्ज़े पर सूद, आज 8000 अरब है। तो 8000 अरब जो कर्ज़े पर सूद है वो देने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो आप मईशत तो तब बेहतर होगी ना जब आप IMF को गुड बाई कहेंगे। मईशत तो तब बेहतर होगी जब नीचे आएगा काम, और मईशत तो तब बेहतर होगी ना जब चीज़ें आवाम को फील होंगी। आज आप मुझे बता दें कि आपको इस वक्त टमाटर फ़ी किलो कितने हैं? 700 रुपये मेरे ख्याल से फ़ी किलो टमाटर हैं, 400 रुपये मुर्गी है। तो मुझे नहीं पता कि लोग मुर्गी में टमाटर डालेंगे या टमाटर में मुर्गी डालेंगे। और कल मैंने कहा था कि ये अजीबो गरीब लोग हैं, बड़ी दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं और अजीबो गरीब पक्के मुंह बनाकर झूठ बोलते हैं। मईशत तरक्की कर रही है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है और इस तरह की हाँ, बातें। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वो कहाँ है महंगाई जो सिंगल डिजिट पे आई है, और कहाँ है वो? कल भी मैंने पता नहीं एक प्रोग्राम में कहा था कि वो एक बंदा चिंगम चबा रहा होता है ना, तो नीचे मैदा बड़ा परेशान होता है कि उत्ते कुछ खा पी तो रहा लेकिन थल्ले क्यों नहीं पहुंच रहा। तो बस ये सर वैसे ही चल रहा है। तो वही है कि उत्ते तब इश्तिहार चल रहे हैं और दावे चल रहे हैं, थल्ले साढ़े तक कदों तरक्की पहुंचेगी, खुशहाली पहुंचेगी, लोगों तक कब पहुंचेगी? सर वो तभी होगा जब ये मौशी पॉलिसियां आम आवाम के लिए। और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? 50% वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपके लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। बिल्कुल। और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको उस लिस्ट में रखा हुआ है जो जंग ज़दा मुल्क हैं। और IMF क्या कह रहा है? वो आपसे मुतमिन नहीं है। वो कहता है कि कुछ तो आपने वो जो आदादो शुमार का हेर फेर है वो सेट करें, और दूसरी बात है कि आपने बहुत सारे टारगेट अचीव नहीं किए। और फिर उसके अलावा आप उस मजीद ये कि वो टैक्स निजाम को बेहतर करें, एनर्जी सेक्टर को इंप्रूव करें, रिफॉर्म्स करें। सर एक और डेवलपमेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, कानून साजी हो चुकी भी है। अब इलेक्शन जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर होंगे और हर यूनियन काउंसिल में बराह रास्त 9 काउंसलर मुंतखब होंगे और कामयाब उम्मीदवार 30 रोज के अंदर शामिल हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं ये आप सारी डेवलपमेंट और ये जो कानून साजी की गई है और ये जो बारीक वारदात डली है पंजाब हुकूमत की जानिब से? इस बल्दियाती इंतखाबात में सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि लुकमान शेख को कहें कि वो फौरन इलेक्शन लड़े, क्योंकि लाहौर का नून मेयर लीग की टिकट पर। हाँ, नून लीग की टिकट नहीं, किसी भी अभी टिकट तो नहीं, वो बाद में नून लीग में जाएंगे। हाँ, नून लीग में चला जाएगा और वो उसमें टैलेंट भी है कि कहीं भी चला जा सकता है। तो इशू बेसिकली ये है कि आप ये ढोंग क्यों रचा रहे हैं, ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं, ये आप काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक एक्ट क्यों कर रहे हैं? यानी आप चाहते क्या हैं? आपको कुछ खौफ खुदा और कुछ शर्म आनी चाहिए कि जो बेस्ट बल्दियाती निज़ाम था वो परवेज़ मुशर्रफ का था। लोग MNA MPS छोड़कर नाज़म और तहसील नाज़म और ज़िला नाज़म बन रहे थे, और आप किस तरह के करवा रहे हैं? कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसमें बताइए क्या पीपल्स पार्टी का मेयर बन सकता था? वो जो मुर्तज़ा वहाब, किस तरह उसे बनाया गया? कितनी बड़ी धांधली के इल्ज़ामात लगे। इस्लामाबाद में अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, नहीं करवा सके। छोटा सा इस्लामाबाद है, नहीं करवा सके। इसके अलावा पंजाब में अब आप क्या चाहते हैं? आप सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है, उनका अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ। अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जाहिर है अब इन्होंने तो गैर जमाती कर दिया, पार्टियों से निकाल दिया। जब गैर जमाती इलेक्शन होंगे उसके बाद कहीं भी वो शामिल होना चाहेंगे तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन यही होगी नून में शामिल हो जाओ, पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ। कौन रहेगा तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा? और जाना भी चाहेगा तो आगे पार्टी मौजूद ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आपका पेट नहीं भरा 85 के गैर जमाती इंतखाबात से। अभी भी आप रोते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, सारे के वो जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे उसमें सवा सत्यानाश हो गया जमहूरियत का। तो एक तो आप इख्तियारात नीचे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। इख्तियारात नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो रोज़ मरियम नवाज साहबा के इख्तियारात कैसे चलेंगे? इस बस का इफ्तिताह, तो इस क्लिनिक का इफ्तिताह, तो इस जगह मैं कार्ड दे रही हूँ, तो इस जगह मैंने
गरीब औरत के सर पे हाथ रखा हुआ है, तो इस जगह मैंने एक बच्चे को सीने में से लगाया, इस जगह मैं कश्ती में बैठी हूँ, इस जगह मैं एंटी स्मोक गन से स्मोक भगा रही हूँ, तो इस जगह मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, तो यहाँ से निकल रही हूँ। तो ये सारे काम कौन करता है? ये काउंसलर लेवल के काम है। 90% जो मरियम नवाज साहबा काम कर रही हैं ये काउंसलर या नाज़म लेवल के काम है, MPA और DC लेवल के काम है, मैक्सिमम MNAs के काम है। तो आप एक तो ये इख्तियारात नीचे देना नहीं चाहते, दूसरे असल वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नीचे लाना नहीं चाहते। 18वीं तरमीम से हमें क्या इतराज़ है? 18वीं तरमीम इतराज़ ये था कि ये सारे मिले, इन्होंने अपने लिए सेफ हेवन क्रिएट कर लिए कि सिंध मेरा, पंजाब मेरा। वो तो इमरान खान ने इनसे पंजाब छीन लिया, पंजाब इमरान खान ने छीन लिया, वरना मुस्लिम लीग तो पक्का बैठी थी अगले 100 साल हमने पंजाब में रहना है, जुनैद सफदर ने भी आना है और उसके बच्चे ने भी आना है और उसके बच्चे ने भी आना है। अब अब अच्छा, दो जुमले सिर्फ जी। तो आप यानी क्या करना चाहते हैं? दुनिया भर में जहां जमहूरियत कोई डिलीवर कर रही है वहां उनका लोकल सिस्टम डिलीवर कर रहा है। ये ऊपर जो असेंबली में बैठे, इनका काम ही नहीं है तरक्याती फंड्स, इनका काम ही नहीं है थाने कचहरी का काम, इनका काम है कानून साजी, इनका काम है मुल्की मामलात। ये क्या करते हैं? फंड्स भी हमें दो, तरक्याती फंड्स खर्चेंगे भी हम, ठेकेदार भी हम रखेंगे, नालियां गलियां भी हम बनाएंगे, इफ्तिताह भी हम करेंगे, तख्तियां भी हम लगाएंगे। और फिर अगर ये बल्दियाती निज़ाम, ये जो शर्मनाक किस्म का अभी जो सुना जा रहा है, जिसमें कोई पता नहीं 7-8 मरतबा तब्दीलियां की गई, कानून साजी की गई, अगर ये आ भी गया तो देख लीजिएगा इनको इख्तियारात नहीं मिलेंगे। साथ साथ आपका DC निज़ाम चल रहा है। DC निज़ाम दुनिया के किस जमहूरी मुल्क में इतना पावरफुल है कि आपके यहाँ है? तो ये जब तक ये खेप मौजूद है ऊपर, ये इक़्तिदार की भूखी खेप, शोहरत की भूखी खेप और लालच की भूखी खेप, मैं की भूखी खेप, जिनको अपने चेहरा और अपनी आवाज़ पसंद है, उस जब तक ये मौजूद है, ये कोई इदारा, कोई मुझे हुकूमत का इदारा बता दें जो अपने पाँव पर खड़ा हो। ये शुक्र अल्लाह का अदा करें, फौज इनके हत्थे नहीं चढ़ी। एक वाहिद इदारा है जिसमें मेरिट है, जो डिलीवर कर रहा है। अगर इनका कोई मुस्लिम लीगी फौज का हेड लग जाता तो वो भी फारिग हो जाते। तो ये पुलिस आप तो इन्होंने 18वीं बर्बाद कर तरमीम दी। के रो रहे हैं। यहाँ तो सर 26वीं तरमीम का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 27वीं तरमीम में भी मजीद कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन हैं, जैसे हाई कोर्ट जजेस का उनकी मर्जी के बगैर तबादला हो जाएगा, अलग आईनी अदालत बना दी जाएगी, 30 से 32 सूबे बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके क्या नताइज देख रहे हैं आप? क्या मौलाना और पीपल्स पार्टी मान जाएंगे? मौलाना और पीपल्स पार्टी हद ही हो गई है। यानी हम तो खप गए। इस 4,500 बाल मेरे सफ़ेद हो गए सिर्फ ये कह के कि इन पे ट्रस्ट ना कीजिएगा, इन पर एतबार ना कीजिएगा, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, इन्ना ते ना रहना, ये थानू अद्धी राह विच वेच के आ जाएंगे। और वही हुआ। मौलाना साहब ने कमाल एक कलमे बगावत बुलंद किया और एट द एंड ऑफ द डे सोने कपड़े पा के जेल शल ला के असम्बली पहुँच गए और तकरीर झाड़ी के हम 26वीं तरमीम के साथ हैं, 27वीं के साथ भी ये होंगे, 28वीं के साथ भी ये होंगे। ये मुल्क और कौम के लिए इलेहदा नहीं होते, ये मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे नहीं होते, ये मुल्क और कौम के लिए लड़ते नहीं हैं, ये मुल्क और कौम के लिए सुलह नहीं करते। ये ज़हनों में रहे, ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। जो मुखालफत कर रहा होता है वो अपना भावताव बढ़ा रहा होता है। वो कह रहा है साढ़े वाल तक सजना, क्यों जान के मीट ले याकवे साढ़े वाल तक सजना, यानी मतलब कि साढ़े वाल भी तवज्जो दो। हमारे भी ये चीज़ें हैं, ये पड़ी हुई हैं। मुझे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा बंदा लगाएं, वज़ीर आला हमारा होना चाहिए, पंजाब में हमें कोई हिस्सा उस्सा दें, फ़लाँ चीज़ हमारी कर दें, फ़लाँ चीज़ हमारी कर दें। ये मुल्क व कौम के लिए कोई भी नहीं काम कर रहा। यही इसी वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मौलाना साहब भी मानेंगे, पीपल्स पार्टी भी मानेगी, अगर 27वीं 28वीं पे भी मानेंगे, 29वीं पे भी मानेंगे, और फिर हमें सुनाएंगे कि मैं माना और मैंने वो जो तरमीम उसमें से निकलवा दी थी, अगर वो आ जाती तो बुरा हाल हो जाना था। ये जो ये कांगो से आगे हमारा मुल्क चला जाता। और हम उस पर भी तालियां मारेंगे, इनके मिलने पर भी मारेंगे, इनके रुसने पर भी मारेंगे, इनके साथ होने पर भी मारेंगे, इनके अलहदा होने पर भी मारेंगे। तो इनकी फिक्र ना करें, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम आप और मेरे से बहुत आगे की चीजें हैं। ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जाते जाते बट साहब एक और अफवाह भी चली हुई है कि जी नेक्स्ट जो 2 ईयर्स कोई नया सेटअप आएगा जिसमें नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट होंगे और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्या कहाँ से आती हैं ऐसी अफवाहें? ये माइक उतारने वाली मेरा, अब भाई अभी ना उतारे, आप क्यों उतार रहे हैं यार? आदरी हो गई है। अगर नवाज शरीफ साहब ने सदर बन जाना, बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म बन जाना है, तो फिर साडा की मतलब कैसी हिजरत कर जाइए फिर? हद ही हो गई है।
यानी मेरा मतलब कि कोई अफवाह फैलाने की भी कोई हद होती है, कोई स्टैंडर्ड होता है। वैसे तो हमारी तो मुझे किस्मतें समझ ऐसी नहीं आ हैं रही कि थी सर, ये कहाँ से अफवाहें आ जाती हैं और ये कैसी कैसी अफवाहें लोग फैला रहे हैं। चले, थैंक ये यू सो मच। जी 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 इंशाल्लाह बोलिए। फिक्र ना करें, मैं अफवाह बाजों को पे नज़र रखता हूँ और अगली मरतबा बताऊंगा कि ये क्यों फैलाते हैं ऐसी अफवाहें। और दुआ करें मेरे साथ इस आखिरी लम्हों में कि दुआ करें कि हमारे नसीब इतने बुरे ना हो जाएं कि ये जो सेटअप आप बता रही हैं ये सेटअप इस मुल्क पे आ जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, सच के मुखालिफ हजार दलीलें भी वक्त गुजरने के साथ मांद हो जाती हैं और सच ही वाहिद दलील के तौर पर सामने आता है। मई में भारत को जो पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, जिसके लिए सीज फायर की दरख्वास्त भारत ने ट्रंप से की, इस बात को भारत गुज़श्ता 5 माह से मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब भारत की जानिब से न सिर्फ इस बात पर नरमी दिखाई गई, बल्कि अमेरिकी सदर की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को 2 टोक पैगाम भी दिया गया कि दोबारा भारत जंग की जानिब नहीं जाएगा। आलमी जरीदे DW ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाक भारत जंग बंदी ट्रंप के कहने पर हुई थी। दूसरी जानिब इसी खबर में यह भी बताया गया कि भारत की जानिब से बिलाखिर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए गए हैं और भारत रूस से तेल की खरीदारी को महदूद करने पर आमादा हो चुका है। एक तरफ आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार भारत दोबारा सरगर्म होने के लिए अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अपनी अवाम को इत्मीनान दिलाने के लिए रोज झूठ पर मबनी पाकिस्तान से दोबारा जंग का बयानिया बना रहा है, जिसे वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दे रहे हैं। भारत के अंदरूनी हालात इस कदर तशवीशनाक हैं कि वहां के अवाम को खाने को अनाज तक मौसर नहीं और वो जान देने के दर पर है। भारत में किसानों की खुदकुशियों से मुतालिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत की नाकाम ज़राई पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014 से 2023 के दरमियान भारत में 1,11,000 से ज़ायद किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सिर्फ साल 2023 में रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई, जहां 10,000 से ज़ायद किसानों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। बैनुल-अक़वामी तहकीकाती जरीदे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारतीय किसानों की खुदकुशियों की बुनियादी वजूहात में 38.7% कर्ज और 19.5% ज़राई मसाइल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के नतीजे में रोज़ाना तकरीबन 31 भारतीय किसान खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरी जानिब दुनिया को झंझोर कर रख देने वाला गजा इसराइल तनाज़ा और उसके बाद होने वाला अमन मुआहिदा भी खतरात का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह इसराइल की मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और सदर ट्रंप का बार बार हमास को धमकी लगाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर हमास ने गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उनकी दरख्वास्त पर मशरिक़ वुस्ता और आसपास के तहादी ममालिक भी भरपूर ताकत के साथ गजा में दाखिल होकर हमास को सीधा करने के लिए तैयार है। जबकि आलमी अदारे सेहत की जानिब से गजा के हालात पर तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक गजा में सेहत का बहरान कई नस्लों तक रहेगा। सवाल यह है कि इसराइल और भारत दो नजरियाती इत्तेहादिया दुनिया में अमन के लिए खतरा बनना बंद करेंगे। क्या अमेरिका इन दो फाशिस्ट रियासतों को लगाम डालने में कामयाब होगा? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। खालिद साहब, भारत बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसे बयानिए देकर दाखिली दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यही अंदरूनी दबाव बढ़ गया तो क्या मुमकिन है कि भारत दोबारा ऐसी जारहियत करे या कोई फॉल्स फ्लैग करे? क्योंकि हालिया दिनों में उनके ये बयानात बढ़ गए हैं और अब तो ट्रंप को भी फोन करके मोदी को कहना पड़ा है कि दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया शादिया, आपने इनवाइट किया है। और ये खतरात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडिया के हक में नहीं जा रहे इस दफ़ा, क्योंकि हमेशा से ट्रेडिशनली होता है कि हिंदुस्तान ने जब भी इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च की है तो जनरली आमतौर पे क्योंकि हिंदुस्तान ज़्यादा रेलिवेंट था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलैटरल टाइज में, मिलिट्री एड्स वगैरह में और बहुत सारी जगहों पर, तो हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट और उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आइसोलेट करना या लेस रेलिवेंट करना आसान होता था। अब पहली दफ़ा है हिंदुस्तान को बहुत मुश्किल पेश आ रही है और मुश्किलात पेश आने की 3-4 वजह हैं। एक तो यही था जो उन्होंने मिसरीड किया या मिसकैलकुलेट किया मई 2025 में, अंडर एस्टिमेट किया हमारी सलाहियत को या हमारे हौसले को, वो नहीं हो सका।
वो उल्टा उनको जवाब देने पड़ गए। उनकी पार्लियामेंट में 1.4 बिलियन लोग उनसे पूछ रहे हैं। इलेक्शन सर पर है बिहार जहाँ पे, और वो बिहार तकरीबन 13 करोड़ का बड़ा सूबा है, तकरीबन बड़ा सूबा है वो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। दैट मीन्स अराउंड 20% ऑफ इंडिया बनता है। तो 10% का इंडिया बनता है 10। तो ये देखते हुए अब फिर उन्होंने जब एक्सटर्नल मूव लॉन्च की तो बाहर से सपोर्ट नहीं मिली। आपने देखा कि अमेरिका ने तो बिल्कुल ही साथ नहीं दिया, चाइना को तो पहले ही इल्जाम देते आए हैं, रशिया ने भी इस दफा ऑलमोस्ट न्यूट्रल रोल प्ले किया। तो ये एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन डबल हो गई है। एक इंटरनल प्रेशर है, इलेक्शन सर पर है, बाहर सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मोर फोकस्ड, वो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन एनवायरनमेंट उनके बड़ा गैर जो इसका ना अनफेवरेबल है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कह दिया, तो इनको डिनाई करना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है उसके खिलाफ जाना और महंगा पड़ सकता है। क्योंकि यहां तक उन्होंने कह दिया कि ट्रेड करें, और ट्रेड का मैं आपको व्यूअर्स को याद कराता चलूं कि अमेरिका के साथ इंडिया का बहुत सब्सटेंशियल ट्रेड है, जिसका मतलब है अराउंड $140 बिलियन पर ईयर का ट्रेड है। और ये आईटी इंडस्ट्री इनकी सिर्फ 286 बिलियन एक साल में कमाती है, जो ज्यादातर अमेरिका से आता है आईटी सेक्टर में भी। तो ये देखते हुए पाकिस्तान का तो हार्डली कोई 8 या 9 बिलियन के करीब ट्रेड है अमेरिका से, तो हम तो तकरीबन 15-16 गुना कम है ट्रेड में, या 20% कम है शायद हम। तो इतना कम का हमारे पे प्रेशर नहीं है अगर वो ट्रेड की बातें करते हैं। इंडिया को फिक्र होनी चाहिए, और इसीलिए आपने देख लिया लास्ट पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान ने कॉम्प्रोमाइज किया रशिया को से तेल खरीदने पर। जब उनको कहा गया कि कम करें तो उनको कम करना पड़ गया, या ऐसा ऐसा वो एलिमिनेट कराएंगे। तो सर्कमस्टांसेस वाइज कंक्लूजन ये मेरी तरफ से है कि वो मुमकिन नहीं नजर आता। लेकिन एक फॉल्स फ्लैग या इस तरह का कोई छोटा मोटा ऐसा करना जिससे वो फिर एक कह सकें कि देखा हमने हराया, वो हार कर देखे। अभी 5 महीने बाद भी उनके लोग कह रहे हैं कि हमने जहाज 10-12 मारे हैं। तो फाइटर जहाज मारे हैं, या आपने कोई डक की शूटिंग करने गए थे जो आपने 10-12 मारी है, तो आप गिनती भी नहीं आपको अभी तक 5 महीने बाद आ रही। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि हिंदुस्तान को मेरा ख्याल है सबक सीख के आगे चलना चाहिए था, जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि उस तरह सबक सीखा जिस तरह हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सर। ठीक है सर, चीन का भी तो फैक्टर माइनस नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि हालिया पाक भारत जंग में भी चीन की पॉलिसी के लिए सपोर्ट अब तक भारत हजम नहीं कर पा रहा है। क्या भारत की हालिया दिफाई हिकमत अमली में चीन के खिलाफ जारहाना इल्जाम के बायस पाकिस्तान के लिए कोई नया खतरा पैदा हो रहा है? चजिया, उनके लिए आसान है कि वो पाकिस्तान को विक्ट्री ना मानने दें कि हम पाकिस्तान से हारे हैं। आपने देखा था जो ही ये जहाज़ों की शूटिंग डाउन हुई थी, और जब भी कोई उनका मीडिया उनके मिलिट्री लीडरशिप या सियासी दोनों से सवाल करता था, तो वो मीडिया ने एक कैंपेन लेकर चली थी कि हमें असल में पाकिस्तान से नहीं ये एंगेजमेंट की, या हमारा मुकाबला पाकिस्तान से था ही नहीं था, ये पाकिस्तान और चाइना था दरअसल। तो वो उसके दो एडवांटेज होते हैं। एक तो वो पाकिस्तान को एडवांटेज लेने से डिनाई करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, ये जाहिर है उन पर ये कि इतना छोटा मुल्क निस्बतन छोटी एयरफोर्स ने क्या मुआजा कर दिखाया है, वो उसको उनको लगता है ये प्रेशर कम पड़ेगा जब हम चीन का नाम लेंगे कि हम चीन से हारे हैं, पाकिस्तान से नहीं हारे। दूसरा, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करना और अपनी फोर्सेस को डेवलप करने में मदद देना, ताकि वो लोगों को बताया जा सके कि हमारी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारा तो मुकाबला पाकिस्तान से है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो या दोनों से है, पाकिस्तान और चीन, और खासतौर पर चीन से है। और चीन का तो उनके अपने दिफाई तज्जिया निगार सारे मानते हैं कि चीन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1962 में जब पहली दफा चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, तो आप देखिए नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर उनके, जो उनके पायनियर्स में से थे, यानी आजादी हासिल करने वालों में से हिंदुस्तान के लिए। उस वक्त उन्होंने एयरफोर्स को डाला ही नहीं था उस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के खिलाफ, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सोल्जर ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एयरफोर्स इस्तेमाल हुई थी। तो ये चाइना का खौफ उनका बहुत पुराना है, और उनको आसान लगता है अपनी जो गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है उस पर यह डालना कि क्योंकि चाइना फैक्टर है इसलिए हम पाकिस्तान से नहीं आ रहे, हम चाइना से आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया को सारा क्लियर है, ये दुनिया बहुत विजिबल है, डिजिटल का जमाना है, ऑप्टिक्स सब बड़ी क्लियर आती है, दुनिया बिल्कुल क्लियर नजर आ सकती है। प्रोपेगेंडा अब कहीं भी नहीं टिकता, चंद घंटों के बाद आपने देखा है कि वो वाइप आउट हो जाता है। बिल्कुल सही सर। भारत की जानिब से चंद रोज कबल वजीर आजम मोदी ने INS विक्रांत को भारत की दिफाई ताकत की इलामत करार दिया है। इसकी आलमी जरीदों और सोशल मीडिया पर भी बहुत खबर चलवाई गई है। आप क्या समझते हैं कि इसमें ऐसी क्या नई चीज है जो गुज़िश्ता पाक भारत जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों में नहीं थी? चलिए, ये पिछले 2-3 दिहाइयों से, जब मैं भी एयरफोर्स में था और हम वॉर गेमिंग किया करते थे, और हम बाज़ दफ़ा सिमुलेशन में इंडिया की तरफ से भी प्ले करते थे, तो मुझे समझ नहीं आज तक आई कि विक्रांत का रोल क्या है। अच्छा। देखिए, मैं आपके व्यूअर्स के सामने क्लियर करता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता है प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेल बियॉन्ड बॉर्डर्स या समुद्रों से बहुत दूर।
जैसे अमेरिका करता है, या चाइना कर सकता है, या रशिया कर सकता है। यानी रशिया कहीं है लेकिन वो अगर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अमेरिका ने करनी है, आपने नोट किया होगा कि अमेरिका वहां से बेड़े भेजता है, वो गल्फ में या मिडल ईस्ट में आकर खड़े हो जाते हैं, उनका एक एयर बेस समझे यहाँ फ्लोट करता हुआ पानी में यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आज तक आई कि इंडिया ने कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, कहाँ समंदर में लेकर जाना है। अगर लेकर जाके हम पर हमलावर होना है तो अगर हमारे पे उनके जहाज आ सकते हैं तो हम भी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच सकते हैं। मैं इसके जवाब में सिंपल कर देता हूं, और इस दफा जब विक्रम 2 दफा निकालने की कोशिश हुई, दोनों दफा वो अपने हार्बर्स में वापस ले जाया गया था। वापस क्यों ले जाया गया था? 2 वजह से। एक, पाकिस्तान नेवी की बहुत प्रिपरेशन थी माशाल्लाह, और उनका ये रिजॉल्व था कि अगर ये विक्रम निकाला गया तो हम इसको टारगेट करेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान का भी एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसको ये टारगेट एलोकेट किया गया था, और वो पूरी तरह तैयार थे। वेल रिहर्स्ड, पीस टाइम के अंदर हमने बहुत तैयारी की हुई थी कि अगर विक्रांत निकाला गया, इस रेंज पर आया कि वो हमारे पे असर कर सके, पाकिस्तान की फजाई हदूद या समुद्री हदूद को कोई नुकसान पहुंचा सके, तो पाक फजाइया ने ये पूरा प्लान किया हुआ था कि हम न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको जाकर। और ये जब मैसेज इंडिया को चला गया हमारा, उसके बाद उनमें हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि विक्रांत को हमने कहा था कि अगर आप डबो देंगे तो वो बहुत चीजें आपकी इज्जत नफ्स बहुत बुरी तरह जाके समंदर की तह में बैठ जाएगी। वही वजह है कि आपने नोट किया कि उन्होंने सोचा कि निकालने से बेहतर है कि इसको अपनी हार्बर पर सिक्योर खड़ा किया जाए ताकि एक और बड़ा तमाशा ना हो। तो विक्रांत कहने के हज़िर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने S-400 मिसाइल के पास खड़े होकर मिसाइलों के सामने तस्वीरें खिंचाई थी। हमने कहा था हमने तो मिसाइलों को हिट ही नहीं किया, हमने तो उस रेडार को हिट किया जिसने 600 किलोमीटर पहले लॉक करके मिसाइल फायर करने का ऑर्डर करना था। तो मिसाइलों को तो हमने टारगेट ही नहीं किया था। वो मिसाइलों की तस्वीर खिंचाकर चले गए कि देखें जी S-400 नहीं मारा गया। सर तो थोड़ा ये सा क्लियर भी कर दें कि ये है। त्यारे कितने गिरे थे, 6 या 7? क्योंकि ट्रंप साहब तो 7 कह रहे हैं। जी, ट्रंप साहब बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं, वो अपडेटेड अब बता रहे हैं, क्योंकि 7-0 था प्लस ड्रोन एक अलग था। 7 फाइटर जहाज में जिसमें 4 राफेल थे। अच्छा, 7 फाइटर जहाज था और ड्रोन अलग से। जी, अच्छा। सब काउंटेड है। और सबसे बड़ी बात शजिया ये है कि हम टेल नंबर बता सकते हैं। मैं अभी आपको 4 टेल नंबर बता सकता हूँ राफेल के, कि आप इकट्ठे उड़ाकर दिखा दें उनको अगर आपके इंटैक्ट है तो। जैसे हमने किया था, हमने 2019 में जब अभिनंदन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हिंदुस्तान ने कहा था हमने F-16 मार गिराया। हमने न्यूट्रल ऑब्जर्वर बुलाए, अमेरिका से जो एक्सपर्ट्स बुलाए उनको गिनवा दिए जहाज के, जी काउंट कर लें जहाज, तो जहाज हमारे पूरे निकले। इंडिया भी 4 राफेल जो हम टेल नंबर बता रहे हैं जहाजों का, उनको इकट्ठा उड़ा दे कि ये देखें जी हमारे जहाज तो उड़ रहे हैं, तो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हकीकत अब बड़ी पुरानी सच अब लोग मान चुके हैं, उससे बहुत मूव कर चुके हैं। वो 5.5 महीने बाद भी अभी तक कह रहे हैं कि हमने 10-12 जहाज मारे। तो ये कन्विक्शन आप खुद ही बता सकती है आपको लैंग्वेज के यूज से, कि जी 10-12 जहाज, आप शायद बड़ा जहाज भी था, शायद F-16 भी था, शायद हमने एक बड़ा वैल्यूएबल जहाज भी मारा है। तो शायद अगर आप 5 महीने बात कर रहे हैं तो आपकी डैमेज असेसमेंट कैसी पुअर है। बिल्कुल सही। खालिद साहब, भारत के पास जो जदीद तरीन त्यारे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और रडार सिस्टम्स होने के बावजूद 2019 की बालाकोट कार्रवाई हो या हालिया मई की जंग हो, उसमें नाकामी के बाद उसकी फ़िज़ाई सलाहियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया इसको किस तरह से देखती है? चलिए देखिए, उनके पास जो इक्विपमेंट है, अगर मैं उसको लिस्ट डाउन करूं तो वन ऑफ द बेस्ट, बड़ी अच्छी उनकी फ्लीट है, खासतौर पर एयरफोर्स की बात करें। मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, दुनिया के जो टॉप 10 फाइटर जहाज हैं, 10 जो फाइटर जहाज है, उसमें इंडिया के पास 4 जहाज उसमें से इंडिया के पास हैं। नंबर उनके पास हमसे दुगने तिगने के करीब है हमारी उनकी और एयरफोर्स का अगर कंपैरिजन करें। असल मसला या असल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होती कि आपका जहाज कितने हैं, जहाज आप खरीद सकते हैं। असल मसला होता है 2, एक होती है उनकी एम्प्लॉयमेंट और एक आपकी लीडरशिप कितनी बहादुर और ब्रेव है या बोल्ड है, जिसको फैसला एग्रेसिव कितनी है। पाक फजाइया की लीडरशिप ने बताया कि लीडरशिप का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। जब एक लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, बोल्ड एक्शन लेता है, रिस्की मिशन लेता है, वेल कैलकुलेटेड, जाहिर है पीस टाइम में उनकी, मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, मैं ये कहूंगा कि उनकी जहाजों के फ्लीट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी इंटीग्रेशन नहीं थी। मैं क्विकली बता देता हूँ, मिराज 2000 और राफेल फ्रांस के थे, उनके पास S-400 रशिया के थे, उनके पास रशिया के MiG-29 Su-30 थे, फिर उनके पास ड्रोन जो थे वो इजराइल के थे, उनके पास जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग था वो जहाज रशिया का था, उसके ऊपर रडार इजराइल का लगा हुआ था। तो अब इतना जब आप मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपने उनको इंटीग्रेट करना होता है कि जब वो पंच मारेंगे तो आया एक ही डायरेक्शन में पंच जाएगा जब आपने करना है, या वो अपना इंडिविजुअली लड़ने के लिए जहाज बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्क, लास्ट लाइन इसके ऊपर ये है कि सबसे बड़ा फर्क इंटीग्रेशन का था। हमारी किल पिक्चर एक थी, हमने मल्टी डोमेन जितने एसेट्स थे उनको इंटीग्रेट किया हुआ था कि जब मारेंगे तो हर एक को, जमीन पे रडार को, हवा में फाइटर जहाज को, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग को, एवैक
सैटेलाइट से जो इनपुट आ रही है, सबको पता होगा कि टारगेट क्या है। प्रायोरिटाइजेशन बड़ा जरूरी थी और फोकस बड़ा जरूरी था। आई थिंक वो मिसिंग था मेरी नजर में। ठीक है, और पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी मिसाइल सलाहियत मौजूद है जो भारत के, हम अगर देखें, ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइल सिस्टम का मौसर जवाब बन सकें? हमने फायर भी किए थे, आपने देखा था, जो 2 हमारे मिसाइल फायर हुए थे और बाकी अभी नहीं किए। हमारे पास लॉन्ग रेंज बहुत है, इसीलिए आपने नोट किया होगा शाहीन है, गौरी है, अल फतेह तो आपने देखा है कि फतेह मिसाइल फायर हुआ था इसके अंदर। कुछ शॉर्ट रेंज टैक्टिकल हैं जो 400-300 किलोमीटर पड़ते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक भी मिसाइल है हमारे पास, गौरी और शाहीन, जिनके बारे में हम उनसे कह रहे हैं कि आपका जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर होता है, यानी उनका जो ईस्टर्न साइड है वो हमेशा सिक्योर रहता है। हमारा जो वेस्टर्न ईस्टर्न और आपस में मुकाबला होता है वो इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है, हमारी ईस्टर्न साइड है, इसी के अंदर मुकाबला होता है। जो उनकी डेप्थ में है बेसिस, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के करीब है, वो हमेशा सिक्योर रहते हैं। इस दफा बहुत अच्छी एक अनाउंसमेंट हुई थी ISPR की तरफ से कि हम आपके दूसरे बॉर्डर को भी थ्रेट करेंगे, यानी आप अपने स्टोरेज में पीछे ले जाते हैं, बैकअप आप इक्विपमेंट, जहाज, सब कुछ पीछे ले जाते हैं कि वहां पाकिस्तान हिट नहीं करता। वहां इंडस्ट्री तक नॉर्मल चलती रहती है, उनको पता भी नहीं होता कि इस मुल्क में जंग लगी हुई है इस वक्त, क्योंकि जिंदगी उधर नॉर्मल होती है, वो इतनी दूर होते हैं। तो आई थिंक अब हमारी रीच पहले से भी थी, लेकिन अब हमारी जो डिक्लेरेशन है कि हम आपको ईस्टवर्ड भी हिट करेंगे, वो इंडिया को काफी सीरियस मैसेज जाना चाहिए। राइट। और ये जो भारत है अपनी नाकामी का बदला अब हम देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके प्रॉक्सी के जरिए लेना चाहता है, मगर क्या अफगानिस्तान के पास इस वक्त कोई मुनज़्ज़म फिजाई या एयर डिफेंस सलाहियत मौजूद है? और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फिजाई ऑपरेशन जमीनी कार्रवाई से ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं? जी नहीं, दोनों के लड़ने का तरीका अपना अपना होता है। एक कन्वेंशनल वॉर होती है या कन्वेंशनल मुकाबला होता है, जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ। आम तौर पे कन्वेंशनल वर्सेस कन्वेंशनल तो प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन कन्वेंशनल बल्कि टेररिज्म या गुरीला वॉरफेयर डिफरेंट नेचर की होती है। क्योंकि जब आप प्रॉपर जंग लड़ते हैं, जैसे हमने हिंदुस्तान के साथ लड़ी, तो आपके सामने था सारा कि जहाज आए, इसमें इस बहस में नहीं जाते कि किसने पहले किया, क्या नुकसान हुआ, आए वापस चले गए, लैंड किया, सीज फायर ऐलान हो गया, तो आप अपने अपने बैकअप जो रोल में चले गए, जो आपका स्टेट ऑफ रेडीनेस पे चले गए। लेकिन जो टेररिज्म होता है और ये गुरीला वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर कुछ डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं होते, यानी टाइमिंग्स नहीं होते, लोकेशन नहीं पता होती कि टेररिस्ट कहाँ हमला करेंगे, किस इंटेंसिटी से करेंगे, मेथड क्या करेंगे, सुइसाइड करेंगे, बॉम्ब किस जगह प्लेस करेंगे। इसलिए इसको बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने इस दफा एक बड़ा रेजोल्यूट और बड़ा डिटरमिन्ड मैसेज भेजा है, क्योंकि हमेशा तालिबान ने इतने सालों में, जब से वो हुकूमत में आए हैं, मिसकैलकुलेट किया था कि पाकिस्तान में शायद ये हौसला नहीं है या सलाहियत नहीं है। हमने दोनों दिखा दिए, हमारा हौसला भी है, हमारी सलाहियत भी आपको हिट करने की और ढूंढ के पहुंचने की, डेप्थ तक पहुंच के हमने अपनी रीच भी दिखा दी है। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप ने अपना बोल्डनेस दिखाई है कि हम इस अग्रेसिव तरीके से आएंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि तालिबान को जितनी प्रोहिबिटिव प्राइस हमने इम्पोज की है, जो इंडिया के खिलाफ भी 10 मई को सीज फायर उसी वजह से हुआ था, अभी भी हमने जो तालिबान को प्राइस पहुंचाई है या उनको डिक्टेट हो गई है कि ये नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा, यही एक रोकने में हमेशा जंगों में कारगर होती है कि जब इनिशिएटिव लेने वाला, अग्रेसिव होने वाले को पता लगे कि मुझे भी अगर पंच लेना पड़ा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, और अगर जवाब में नहीं है तो फिर जाहिर है वो रुक जाता है। यही हमने इस दफा अफगानिस्तान के साथ किया है। लेकिन आखिरी जुमला मैं इस पे जरूर कहूंगा कि हमारी ये चॉइस का नहीं था, ये हमें ऑप्शन विलिंगली या एक्साइटिंगली नहीं की। हम इसको फतह नहीं कहते, हम कहते हैं मजबूरी, एज एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि हिंदुस्तान देखिए इतना करीब में उसको ले जा रहा है, अभी बिलियंस ऑफ डॉलर और जिस तरह से उसको यूज कर रहा है। बहुत शुक्रिया रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।